Question says, in the circuit shown below, consider the value of the output voltage V0 to be 5 volt initially. The charging time constant of the capacitor shown is found to be tau when the switch was closed at t is equals to 0 seconds. Assume all elements in the circuit to be ideal with the exception that the operational amplifier labeled as op-amp2 has a slew rate of 0.5 volt per microsecond. The root mean square value of the output voltage V0 is. Alright, तो क्वेश्चन देख के डर गए क्या? बिना सॉल्व करे आ तो नहीं गए यहाँ पे, ऐसा मत करना, ठीक है? तो ट्राई तो मारना ही है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मुझे लगता है काफी बच्चे क्वेश्चन देख के डर गए होंगे, फिगर देख के, दो ऑप एम्प देख के काफी बच्चे ऐसे डर जाते हैं। ऊपर से हमें स्विच लगा है, कैपेसिटर लगा है, फिर यहाँ पे आगे पढ़ते पढ़ते स्लू रेट दिखा होगा और स्लू रेट देख के तो सबकी हालत टाइट हो जाती है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ ये स्लू रेट नाम से बहुत बच्चे डरते हैं, ये फैक्ट है। आप नहीं डरते, बहुत बढ़िया, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम बच्चे स्लू रेट का नाम से ही डरते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये जो छोटे छोटे दर है, स्लू रेट से हो गया, ये कैपेसिटर के साथ स्विच लगा है तो हो गया, 2 ऑप एम्प से हो गया, ऐसे कितने सारे होंगे, सबको मिला के देखो तो एक बड़ा सा दर बन गया और यही दर आपको खा जाएगा, ठीक है? तो आप जब भी मौका मिले आप ये छोटे मोटे दर को वही खत्म कर दो। जैसे हमें अभी स्लू रेट को किल करने का मौका मिला है, अभी इस दर को खत्म कर देना है सर, ठीक है? तो वैसे मैं स्लू रेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, बेसिक बात है, डीप में जाके बात नहीं करूंगा। तो अगर आपका ये टॉपिक दम क्लियर नहीं है या फिर स्लू रेट से आपको भी इस नाम से डर लगता है, तो डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट टाइम कि इसी वक्त आप इसको क्लियर कर लो, ठीक है? यही वक्त है, इसी को एकदम क्लियर करके लो। बहुत छोटा सा टॉपिक है सर, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, एकदम क्लियर कर लो, ठीक है? ये छोटे मोटे दर सब, ये दर उतना, यहाँ दर वहाँ दर, यहाँ दर वहाँ दर, सब मिला के खा जाएगा आपको, ठीक है? तो जब भी मौका मिलेगा आप दर को ख़त्म कर देना। चलो मैं तो थोड़ा सा बेसिक बातें करूँगा, लेकिन डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो चलो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले तो स्लू रेट के बारे में बात करते हैं कि ऐसा भी क्या है इस पर कि सब लोग डरते हैं। बिल्कुल सिंपल सा बात है, स्लू रेट, ठीक है? एसआर बोलते हैं। स्लू रेट कितना गिवन है सर यहाँ में, ठीक है? मैं बस स्लू रेट की बात करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू नहीं किया मैंने अभी, तो स्लू रेट की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। तो स्लू रेट 1/2 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, ये बोला है, ठीक है? तो स्लू रेट आता कब है मैं आपको बता दूं, अगर जब भी ऑप एम्प का आउटपुट में स्विचिंग आता है, मतलब एक लेवल पे है दूसरा लेवल पे उसको जाना है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इमीडिएट चला जाए, लेकिन इमीडिएट नहीं जा पाता। वैसे इमीडिएट तो कोई भी सिग्नल नहीं जा पाता, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसको नेचुरली बाकी सिग्नल को जितना टाइम लगता है स्विच होने में, कुछ तो टाइम लगेगा, 0 टाइम में कोई नहीं स्विच होता, लेकिन बाकी नॉन नेचुरल सिग्नल्स को जितने भी लगते हैं ऑप एम्प को उससे थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? अगर मैं बात करूं ऐसा क्यों, तो अगर ऑप एम्प के अंदर झांक के देखें, जहाँ में जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स वगैरह लगे होंगे, तो वहाँ में हम लोग एक कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है? मैं एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस की बात नहीं कर रहा, हम खुद अटैच करते हैं, जो कंपेंसेटर कैपेसिटर होता है उसको लगाना पड़ता है, ठीक है? सो उस कैपेसिटर की वजह से ये स्लोनेस आ जाता है, ठीक है? तो वापस से बोलता हूँ, ये पैरासिटिक कैपेसिटेंस नहीं है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। पैरासिटिक कैपेसिटेंस हाई फ्रीक्वेंसी में अपीयर होंगे, ठीक है? अंदर बीजेटी लगे हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के साथ, डेफिनेटली पैरासिटिक कैपेसिटेंस हाई फ्रीक्वेंसी तो दिखेंगे, लेकिन मैं एक स्विच की बात कर रहा हूँ, हमें फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे वो कंपेंसेटर कैपेसिटर जो हम लगाते हैं वो ये स्लू रेट का रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? उसका मतलब ये भी है कि हम जितना अच्छा क्वालिटी का वो कैपेसिटर लगाएंगे उतना अच्छा स्लू रेट रिस्पॉन्स होगा उसका, ठीक है? तो ये जो 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड है, ये एक स्टैंडर्ड ऑप एम्प का स्लू रेट है। अगर नाम बता दूं तो आपको अच्छा लगेगा, 741, लैब में आपने इसको जरूर देखा ही होगा, ठीक है? 741 ऑप एम्प, तो लैब वगैरह में, कॉलेज वगैरह में 741 ही यूज होता है, तो उसका स्लू रेट इतना है, ठीक है? इसलिए मैंने इसी को पिक किया है, लेकिन कोई बात नहीं। उसका मतलब अच्छे ग्रेड के अगर ऑप एम्प्स यूज होंगे, है ना, अगर मैं मिलिट्री ग्रेड की बात कर दूं तो एकदम बढ़िया लेवल के ऑप एम्प यूज होंगे,
तो उसका ऑप एम्प तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होगा, ठीक है। उसका मतलब जो इंटरनल कैपेसिटर लगाएंगे बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होगा। अगर आप स्कूल कॉलेज में तो चलो इतना तो आपको कोई इतना तो स्कूल कॉलेज में इतना खर्चा कौन करेगा, तो इसीलिए इतना काफ़ी है, ठीक है। 741 में 741 यूज़ होता है, तो इतना काफ़ी है। चलो ठीक है, ये कहानी हो गई स्लू रेट की। लेकिन तो चलो ये स्लू रेट क्यों होता है, क्या क्यों होता है वो तो समझ गए, होता क्या है वो तो पता करें, ठीक है। तो एक सिचुएशन पिक करता हूँ मैं। मान लो एक बफर ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा करके प्लस माइनस। बफर मतलब जो इनपुट में जाएगा वही आउटपुट में लेके आएंगे। प्लस वाले में दिया है मैंने, तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो इनपुट मान लेते हैं कोई स्विचिंग सर्किट है। मान लो यहाँ से मान लो 10 वोल्ट में जा रहा है और सडनली स्विच कर गया 0 पे। वापस से बोलता हूँ, कोई भी सिग्नल इमीडिएटली 0 टाइम में तो स्विच नहीं होता, लेकिन मान लो कि वो बहुत ही ज़्यादा टाइम है हम लोग के लिए 0 के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इनपुट सिग्नल जो इतने t इक्वल्स टू 0 पे स्विच कर गया, ठीक है। t इक्वल्स 0 पे स्विच कर गया 0 पे 10 वोल्ट से 0 वोल्ट पे। अब यही रेस्पॉन्स हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऑप एम्प के आउटपुट पे, यही रेस्पॉन्स ऑप एम्प के आउटपुट पे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन इस ऑप एम्प का मैंने बोला है स्लू रेट इतना है 1/2 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। उसका मतलब क्या पता है, अगर मैं खोल के बात करें तो ये है, अगर बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर दें तो ये 1/2 वोल्ट डिफरेंस पे 1/2 वोल्ट जंप करते में 1/2 वोल्ट को जंप करने में इसको लगेगा 1 माइक्रोसेकंड, ये है इसका मतलब। या फिर अगर मैं यहाँ में हम लोग का कितना जंप है 10 वोल्ट का जंप है, तो अगर 1/2 वोल्ट जंप करने में 1 माइक्रोसेकंड लगता है, थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स लगा ही लेते हैं, तो 1 वोल्ट जंप करने में 2 माइक्रोसेकंड लगेगा, और हम लोग को जो चाहिए 10 वोल्ट जंप करने में इसको लग जाएंगे 20 माइक्रोसेकंड। तो इनपुट वोल्टेज देखो 0 टाइम में स्विच कर गया, लेकिन आउटपुट ये ब्लैक कलर में इनपुट है, लेकिन आउटपुट इसको स्विच करने में 20, मान लो यहाँ में 20 माइक्रोसेकंड है, तो 20 माइक्रोसेकंड लग जाएंगे, उसके बाद वो बैठेगा, ठीक है। तो देखा आपने कि ये यहाँ में ये इमीडिएटली इनपुट जैसा स्विच वैसा स्विच नहीं हो पा रहा है अगर आप स्लू रेट को कंसिडर करो तो, ठीक है। तो ये कहानी है स्लू रेट की, इसीलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर होगी बात, ये बहुत बेसिक बातें हैं। यूजुअली जब बच्चा स्लू रेट पढ़ता है तो उसको फॉर्मूला वगैरह याद रहता है, वो फॉर्मूला होता है साइनसोइडल इनपुट के लिए। सर वो डिस्कस मैं नहीं कर रहा, हमको फॉर्मूले से नहीं, मुझे बैकग्राउंड स्टोरी से मतलब है, मुझे आपका बैकग्राउंड स्टोरी स्ट्रॉन्ग करना है, फॉर्मूला वगैरह तो आप पढ़ ही लोगे, ठीक है। चलो अब स्टोरी में घुसते हैं, क्वेश्चन के स्टोरी में घुसते हैं कि बोल क्या रहा है। अब क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो शुरुआत कैसे करते हैं कि पूछा क्या पूछा है सर, रूट मीन स्क्वायर ऑफ द आउटपुट वोल्टेज V0। ओके, अब पथ प्रदर्शन करेंगे। क्या है V0 है ये वाला ऑप एम्प का, जो उसको ऑप एम्प 2 बोला गया है, इसका आउटपुट। और ये देख के पता चलता है अरे कुछ और नहीं, ये तो बफर है, मतलब जो इनपुट में इसको मिलेगा वही आउटपुट में वो दे देगा। मान लो इनपुट V0 बोल रहा, तो यहाँ में जो है वहां वही है, इसलिए मैंने इसको V0 बोला। लेकिन ये आइडियल नहीं है, इसका स्लू रेट बोला है, उसका मतलब यहाँ में जो एग्जैक्टली वहां में नहीं, स्लू रेट के साथ अभी जैसे मैंने दिखाया उसी तरह होगा, ठीक है। तो मैं इसको डैश बोल देता हूँ फिर V0 डैश, ठीक है। और राइट, आगे बढ़ते हैं। सो उसका मतलब मुझे अगर V0 पता करना है, क्योंकि V0 तो पता करना पड़ेगा, क्योंकि इसी का रूट में स्क्वायर चाहिए मुझे, इसी का RMS चाहिए, तो V0 तो पता करना पड़ेगा। तो V0 चाहिए तो V0 डैश चाहिए होगा। अगर जैसे ही V0 डैश मिल गया तो V0 हम निकाल लेंगे, अभी जैसे स्लू रेट का डिस्कशन हुआ उसी हिसाब से हम निकाल लेंगे। अब V0 डैश की बात कर दें तो V0 डैश किससे निकल रहा है, इस सर्किट से। और एक बच्चा जो अच्छी पढ़ाई कर रहा है वो देख के पहचान जाएगा इस सर्किट को, क्या है ये, एक अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का सर्किट है। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ में स्विच लगा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर। स्विच लगने के बाद मान लो t = 0 के बाद ये तो क्लोज हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी ना ओपन हो रहा है। तो जो भी आप पढ़े हो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, तो वही तो है ये, बस यहाँ में स्विच लगाने से कोई कुछ कहानी बदल नहीं रही है। तो स्विच क्यों लगाया यहाँ पे, स्विच मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि कुछ ना कुछ तो रीजन होगा।
ठीक है, आपको पता चल जाएगा कुछ देर बाद, लेकिन स्विच लगाने से ये अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का कुछ और नहीं बन जा रहा है। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आइडेंटिफाई कर गए। आइडेंटिफाई करने के बाद तो उसके बाद तो कहानी स्लू रेट पे अटकती है। अगर स्लू रेट भी सही से पढ़ाई की है उसके बाद तो आपको कौन रोकेगा, फिर आपको तो 15 सेकेंड लगेंगे आंसर निकालने में। बहुत बच्चों ने इसका आंसर सही से किया होगा, आई होप। लेकिन जो बच्चा पढ़ के डर गया स्लू रेट से, स्विच देख के डर जाता है, कैपेसिटर 2 ओपन देख के डर जाता है, तो वो कहाँ, वो तो बस डायरेक्ट वीडियो आके देख रहा होगा और मेरे सारे मेहनत पे पानी फेर रहा होगा। ऐसा आप तो नहीं कर रहे हो ना, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अभी भी मौका दे रहा हूँ, पॉज करो, एक बार वापस से एक बार तो पढ़ ही लो, ठीक है। अभी उठो, जहाँ बिस्तर में बैठे हो उस बिस्तर में सो के देख रहे हो, अभी उठो, एक बार तो ट्राई करो, ठीक है। मेरे मेहनत पे ऐसे पानी मत फेरना, ठीक है। चलो, आई होप आप मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे, नहीं तो मैं खबरदार तो कर ही चुका हूँ आप लोग को। ओके, तो चलो ठीक है। तो जो बच्चा आइडेंटिफाई कर रहेगा उसके लिए तो ये 15 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे तो उससे भी बात करनी है जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा चीज़ों को या फिर नहीं कर पाया चीज़ों को। सो चलो, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया एज अ मल्टीवाइब्रेटर, तो क्या हुआ? तो कहानी तो तब भी बन सकती है। यहाँ पे सारा सर्किट सामने है आपके, देखो कैसे बनता है। मैं बातूनी बात करूँगा। बातूनी देखो, दो चीज़ें होंगी, एक बातूनी एक हाथूनी। जब कैलकुलेशन हाथ हाथ चलाऊंगा तो वो हो गया हाथूनी, जब बोल के डिस्क्राइब करूंगा वो होगा बातूनी, ठीक है। हाथूनी बातूनी, सिंपल भाषा। ओके, तो बातूनी बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, क्या बोला है? इनिशियली वी नॉट, इनिशियली मतलब t<0, वी नॉट 5 वोल्ट है। तो वी नॉट 5 वोल्ट है, तो यहाँ में वी नॉट डैश कितना होगा सर? वी नॉट डैश होगा भी 5 वोल्ट। क्यों? क्योंकि इनिशियली कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई स्विचिंग नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर भी कनेक्ट नहीं है। अगर इस तरह डिवाइडर का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो कैपेसिटर कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ में कोई स्विचिंग नहीं, आराम से यहाँ पे 5 वोल्ट ही होगा, 5 वोल्ट ही होगा। तो इसीलिए आउटपुट में 5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। 5 वोल्ट हो रहा है मतलब कहाँ पे सैचुरेटेड है? सैचुरेशन की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक सर्किट है, पॉजिटिव फीडबैक सर्किट है। आई होप आपको इतनी समझ है कि ये पॉजिटिव फीडबैक सर्किट क्यों है, ठीक है। तो ये सब छोटी मोटी बातें तो क्लियर रखो सर दिल से। मैंने बोला था ना, ये सब छोटी मोटी बातों से भी घबराते हो तो यही बेस्ट टाइम है इनको इमीडिएटली क्लियर करने का, ठीक है। इनको पालोगे, इन्हीं को छोटा सोच के इग्नोर करोगे तो ये सब मिल के आपको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जब भी मौका मिल रहा है खत्म कर दो। जैसे यहाँ में पॉजिटिव फीडबैक सर्किट कैसा पता चल गया मुझे, मैंने कैसे बोल दिया, बहुत बेसिक बात है सर। आप जरूर, आपको अगर नहीं समझ में आता तो यही बेस्ट टाइम है, इसको क्लियर करो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पॉइंट आउट करते जा रहा हूँ कि यूजुअली बच्चों को पता नहीं रहता पढ़ना क्या होता है, तो इसके जरिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि आपको अगर ये सब नहीं पता तो डेफिनेटली अभी राइट नाउ क्लियर कर लो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक सर्किट है, इसीलिए या तो ये प्लस वी सेट में रहेगा आउटपुट या फिर माइनस वी सेट में रहेगा। और हमको पता है ये +5 वोल्टेज है, तो क्वेश्चन में ही बताया गया है, तो मतलब साफ है कि ये प्लस वी सेट पे सेचुरेटेड है, ठीक है। तो यहाँ में 5 वोल्ट है, तो यहाँ में वोल्टेज की बात कर दो तो कितना होगा सर? वोल्टेज डिवीजन रूल कितना होगा? 2/2 + 1, सॉरी कितना होगा? 1/2 + 1 मतलब 1/3, 1/3 टाइम्स ऑफ 5 वोल्ट मतलब 5/3। बाय द वे ये 1/3 फैक्टर से घटा, तो उसी 1/3 को हम लोग बीटा बोलते हैं, जो होता है ये रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवीजन रूल का जो रेजिस्टेंस है ना। अगर मैं इसको R1 और इसको R2 बोल दूं तो आप अपने फॉर्मूले से कंफ्यूज नहीं होना, आप शायद इसको R1 बोल रहे हो, शायद इसको R2 बोल रहे हो, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपका फॉर्मूला बैठेगा, बस ये समझना है कि कितना फैक्टर से ये इधर आया है, तो वही होता है बीटा। तो अगर मैं इसको R2 इसको R1 बोलो तो ये R2/R1 + R2 है ना, वोल्टेज डिवीजन रूल का जो रेजिस्टेंस, वही उसी को हम लोग बीटा बोलते हैं डिस्कशन में, मल्टीवाइब्रेटर्स के डिस्कशन में, तो इसको बीटा बोलते हैं। बीटा कितना आ रहा है हम लोग के केस में? 1/3, ठीक है। इसको हम लोग ने रख लिया, ओके। चलो, तो यहाँ पे +5/3 वोल्ट कहाँ पे बैठा है? यहाँ पे इनिशियली, ठीक है। इनिशियली t<0 पे बैठा है, तो ये, तो अब उसके बाद कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा, ऐसे ही है, यहाँ पे कुछ है नहीं, सो आराम से बैठा हुआ है सर्किट। अब t = 0 पे क्या हुआ? स्विच हो गया क्लोज।
स्विच जैसे ही क्लोज हुआ ये सर्किट हो गया कंप्लीट। यहाँ में है 5 वोल्ट, यहाँ में है रेजिस्टेंस, यहाँ में है कैपेसिटेंस और यहाँ पे है ग्राउंड। तो क्या होगा सर, यहाँ से करंट होगा शुरू, ऐसे अंदर जाएगा क्या ऑप एम्प के? अरे नहीं, अंदर कैसे चला जाएगा, यहाँ पे तो जीरो करंट फ्लो होता है ना, यहाँ पे तो जीरो करंट फ्लो होता है। सारा करंट इधर आके कैपेसिटर के थ्रू जाके ग्राउंड तक पहुंचेगा। उसका मतलब कैपेसिटर को चार्ज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है इनिशियल कैपेसिटेंस के बारे में, तो उसका मतलब हमको बाय डिफॉल्ट अनचार्ज मानना है। सो अब जब करंट ऐसे फ्लो हुआ तो कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग टुवर्ड्स +5 वोल्ट, ये वाला टुवर्ड्स +5 वोल्ट की तरफ चार्ज होगा। तो 0 पे था, इनिशियली कुछ बोला नहीं तो 0 मानेंगे, तो 0 पे था, 5 वोल्ट की तरफ चार्ज हो रहा है। कैसे चार्ज हो रहा है, लिनियरली कि एक्सपोनेंशियली? एक्सपोनेंशियली क्यों? क्योंकि यहाँ में वोल्टेज सोर्स है, यहाँ में रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है। ये तो बेसिक बातें हैं कि ये तो लिनियर तो होगा नहीं, ये तो एक्सपोनेंशियल चार्ज होगा। ठीक है, ये सब बातें मैं पहले भी किसी वीडियो में कर चुका हूँ। ओके, सो कैपेसिटर जब 0 से 5 वोल्ट की तरफ एक्सपोनेंशियल चार्ज हो रहा होगा, तो ऐसा भी एक वक्त आएगा जब 5/3 वोल्ट बनेगा। जैसे ही वो 5/3 वोल्ट पहुंच के जस्ट 5/3 प्लस वोल्ट पहुंचेगा, तो उसी वक्त क्या हो जाएगा सर, उसी वक्त देखो यहाँ में ये वाला टर्मिनल की बात कर रहा हूँ, ये तो है ना VC, ये टर्मिनल है ना VC, तो ये दैट इज इक्वल्स टू VC माइनस, तो VC अब T इज इक्वल्स टू V ऑफ माइनस, मतलब नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज। तो नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज जैसे ही 5/3 से प्लस हुआ है ना, 5/3 प्लस वोल्ट हुआ, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प में ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल के वोल्टेज के कंपैरिजन में। पॉजिटिव टर्मिनल में कितना बैठा है, ये 5/3, और नेगेटिव टर्मिनल में 5/3 प्लस, तो कौन बढ़ा, नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज बढ़ा। ऐसा होने से क्या होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक ऑप एम्प में ऐसा होने से स्विच मारेगा, मतलब आउटपुट कहां जाएगा, माइनस में ज्यादा है तो नेगेटिव वीसेट वोल्टेज को आउटपुट में सेट कर देगा। किसके आउटपुट में, इस ऑप एम्प के आउटपुट में। ठीक है, इस ऑप एम्प के आउटपुट में सेट कर देगा। क्लियर है? तो अब कैपेसिटर क्या हो रहा था, 0 से +5 की तरफ चार्ज हो रहा था, चार्ज होते होते 5/3 प्लस तक पहुंचा, तो वैसे होते ही नेगेटिव टर्मिनल का ऑप एम्प का नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा हो गया, तो आउटपुट स्विच कर गया -5 पे। क्या यहाँ में -V सेट दिया ना, -5, तो -5 पे स्विच हो गया। क्लियर है ये बात यहाँ तक? अब क्या होगा, ये -5 है सर, तो क्या होगा, यहाँ पे करंट एंटर करेगा, मतलब ग्राउंड से यहाँ तक। अब क्या होगा कहानी, अब ग्राउंड, अब यहाँ पे ये सब मिटाता हूँ, β/3 यहाँ लिख ले, बीटा इज इक्वल टू 1/3 यहाँ लिख लेता हूँ। अब क्या होगा सर, ध्यान देना, सो यहाँ पे हो गया है -5 वोल्ट। ठीक है, अब ये t<0 नहीं, ये t>0 की कहानी है। ठीक है, t>0 की कहानी है, स्विच और खुल नहीं रहा, वैसे बंद है अभी। तो यहाँ पे आ गया है -5 वोल्ट खुद से। ठीक है, स्विच वगैरह की कोई जरूरत नहीं, स्विच क्लोज है। अब क्या होगा, तो -5 वोल्ट मतलब करंट विल एंटर थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि ये जो वोल्टेज है तो ऐसे जाएगा, तो मतलब करंट ऐसा हवा से आएगा क्या, कि कैपेसिटर के अंदर से आएगा क्या, नहीं सर, ग्राउंड से होते हुए आएगा, ग्राउंड में घुसेगा। क्लियर है, क्या बोला मैंने, ग्राउंड से होते आएगा, ग्राउंड में घुसेगा। अब ये कहानी अलग है कि ऑप एम्प के अंदर ग्राउंड होता है कि क्या होता है, वो सब डिस्कशन तो मैं नहीं कर रहा हूँ राइट नाउ। तो करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो मतलब कैपेसिटर ऑलरेडी कितने वोल्टेज में है, 5/3 प्लस, या फिर चलो 5/3 वोल्टेज ही बोल देते हैं, क्योंकि 5/3 प्लस और 5/3 में कोई फर्क नहीं होगा। अब क्या होगा, कैपेसिटर विल चार्ज टुवर्ड्स -5 वोल्ट, या फिर इसको डिस्चार्ज बोल दो, डिस्चार्ज टुवर्ड्स -5 वोल्ट एक्सपोनेंशियली। तो 5/3 वोल्ट पे था, -5 वोल्ट तक जाएगा एक्सपोनेंशियली, जाते जाते 0 होगा, 0 के बाद और क्रॉस करेगा, और क्रॉस करने के बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब वो ये वाला वोल्टेज -5/3 से कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कितना बैठा है, जब यहाँ पे -5 वोल्ट बैठा है, तो यहाँ पे -5/3 वोल्ट बैठा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प में। तो जैसे ही यहाँ का वोल्टेज, जैसे ही ये नेगेटिव टर्मिनल वाला वोल्टेज या फिर कैपेसिटर वोल्टेज -5/3 से छोटा हुआ, तब कौन बड़ा हो गया, फिर पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज बड़ा हो गया। पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज एक पॉजिटिव फीडबैक ऑप एम्प में जैसे ही बड़ा होगा, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, +5 वोल्ट।
ठीक है, +5 वोल्ट। अब कैपेसिटर क्या होगा, अब कैपेसिटर को दिखा, अरे ये तो डेस्टिनेशन बदल गया, +5 वोल्ट है, अब चलो वापस से चार्ज करो +5 वोल्ट में। तो जैसे ही यहाँ में +5 वोल्ट आया, यहाँ भी +5 वोल्ट आ गया, और उसी तरह लास्ट टाइम की तरह जैसे ही यहाँ में +5/3 प्लस वोल्टेज आएगा, उस तरह वापस से स्विच हो जाएगा -5 में आउटपुट। ठीक है, तो ये दिस विल कंटिन्यू, इसलिए इसको अस्टेबल बोलते हैं। स्टेबल कभी होगा ही नहीं, ये हमेशा +5 -5 +5 -5 आउटपुट में देता रहेगा। ठीक है, तो चलो अगर मैं ग्राफ बना के दिखा दूं फटाफट। सो ये कौन सा ग्राफ है, V0 डैश का। ठीक है, ऑप एम्प 1 का आउटपुट। सो मान लो यहाँ पे ये 5 +5 वोल्ट और यहाँ पे -5 वोल्ट। इनिशियली क्या है, अगर मैं इनिशियल बात करूं, मतलब इसको हटा दूं और यहाँ से t = 0 बोलूं, तो इनिशियली V0 डैश ऑलरेडी बोल रखा है क्वेश्चन में, क्या है, -5 वोल्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद ग्रीन कलर में V0, चलो मैं रेड कलर लेता हूँ, रेड कलर में V0 डैश है, और ग्रीन कलर में लेते हैं कैपेसिटर वोल्टेज Vc ऑफ t, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू V-। क्या है, नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज। ठीक है, सो अब जैसे ही कैपेसिटर कहाँ से चार्ज होगा, 0 से। ग्रीन कलर में कैपेसिटर वोल्टेज 0 से चार्ज होगा, एक्सपोनेंशियल किस तरफ, +5 की तरफ है ना, इनिशियली वही हुआ था, तो ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जाके कहाँ जाना है उसको, कहाँ जाना है, ऐसे करके +5 की तरफ जाना है। लेकिन जैसे ही वो, चलो 5/3 थोड़ा सा पास होगा, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक, उसको जाना है यहाँ, उसको जाना है कहाँ, चार्ज हो रहा है टुवर्ड्स +5 वोल्टेज। तो जैसे ही वो 5/3 वोल्ट को क्रॉस करेगा, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट में स्विच आ जाएगा, है ना, आउटपुट में स्विच आ जाएगा। ऐसे कहाँ जाएगा, आउटपुट सीधे -5 पे। तो जैसे ही ये -5 पे गया, तो कैपेसिटर वापस से डिस्चार्ज करने लगेगा, किस तरफ, -5 की तरफ, है ना, -5 की तरफ डिस्चार्ज करने लगा। तो जैसे ही वो -5/3 क्रॉस करेगा, -5/3 वैल्यू क्रॉस करेगा, तो वापस से आउटपुट में स्विच आ जाएगा, है ना, जैसे एज आई एक्सप्लेन। तो अब क्या होगा, अब कैपेसिटर वापस से चार्ज करने लगेगा ऐसे। तो जैसे ही वो हुआ, तो आउटपुट ऐसे करके, है ना, आप समझ गए होगे, तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ कहानी। तो इस तरह आउटपुट V0 डैश और ग्रीन कलर का कैपेसिटर वोल्टेज इसी तरह चार्ज डिस्चार्ज होते होते कहानी को, ओहो, चलो वापस से बना देता हूँ फटाफट, मिट गया। ओके, ये ओके ऐसे। ठीक है, तो ग्रीन कलर में ये हमेशा 5/3 तक जा रहा है, -5 तक जा रहा है। ग्रीन कलर में Vc ऑफ t है, जो हमको चाहिए भी नहीं, लेकिन फिर भी इसको रहने देते हैं अभी ना। ये होता है एस्टेबल वाइब्रेटर का डिस्कशन। ठीक है, तो आई होप सभी ने पढ़ ही रखा होगा, तो मैंने इसलिए फटाफट ज़्यादा डिटेलिंग ना करके मेन कहानी बता दी। ठीक है, क्योंकि मेरा मोटिव है कि आपकी बैकग्राउंड स्टोरी स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन और कहानी है, ध्यान से सुनते रहो। तो ये कहानी स्विच के साथ नहीं बदली, क्योंकि स्विच तो क्लोज हुआ, उसके बाद तो कहानी शुरू हो गई, है ना। तो मैं अगर ऑलरेडी बोलता कि स्विच वगैरह नहीं लगाता, उसका मतलब, या फिर ऑलरेडी कनेक्ट करके रखता, तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि V0 डैश इनिशियली +5 वोल्टेज में है कि -5 वोल्टेज में है, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ, या फिर ये कंफ्यूजन ना हो आपको कि +5 वोल्ट में है कि -5 वोल्ट में है। इसीलिए मैंने वहाँ में स्विच लगाया। एक रीज़न वो है, और भी रीजंस है, लेकिन चलो इतना तो हम समझ गए कि ऐसा करने से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। या फिर अगर स्विच ना भी लगाता, कनेक्ट भी करता, तभी दोनों में से एक पकड़ के आप आगे तो बढ़ ही सकते थे, उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। चलो ठीक है ना, अब ये हो गया V0 डैश। हमको क्या चाहिए, V0। ठीक है, तो अगर मैं इसकी टाइम पीरियड की बात कर दूं, है ना, ये T0, ये ना टाइम पीरियड की बात कर दूं T0, तो यहाँ पे एक रटा फॉर्मूला बच्चों को होता है, जो पढ़ते हैं अच्छा, वो होता है 2 RC ln ऑफ 1 + बीटा डिवाइडेड बाय 1 - बीटा। अगर एक बार को बात करें तो आया कहाँ से, बड़ा सिंपल है सर, ये इसका डेरिवेशन तो बड़ा ही सिंपल है, ये चार्जिंग इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस या डिस्चार्जिंग इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो चार्जिंग इक्वेशन, अगर ये टाइम
ये 0 है तो ये कितना है, ये T/2, T0/2, ये T0/2 में वोल्टेज 5/3 है। ये सब इक्वेट करके आप लोग बड़े आसानी से ये T0 का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब ऑन वोल्टेज, ये टाइम भी जब कैपेसिटर चार्जिंग का टाइम, डिस्चार्जिंग का टाइम, दोनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा। ये तो बड़े सिंपल सा डेरिवेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व बच्चों को लगता है, लेकिन वो तो आपको आना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो ये है पूरा टाइम पीरियड एक अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का, जहाँ में RC आपको दिखा होगा सर्किट में ही लगा है ना। ये रहा R, ये रहा R, ये रहा C। R1 R2 मत लेना, R1 RC मतलब RC टाइम कांस्टेंट, ये टाउ है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक कॉशन है सर, उस कॉशन को ध्यान से पकड़ना। ये फॉर्मूला अगर आप यूज करना चाहते हो तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन सा कंडीशन है सर? दिस इज फॉर V प्लस V सेट मस्ट बी इक्वल टू माइनस V सेट। ठीक है, ये सिचुएशन अगर सेटिस्फाई है तब ये फॉर्मूला लगाओ। लेकिन जिस दिन क्वेश्चन में ये प्लस V सेट और माइनस V सेट अलग अलग दे दिए, नहीं दे सकते क्या? डेफिनेटली दे सकते हैं। अलग अलग दे दिए तो ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल रटाया काम नहीं करेगा। उसका मतलब ये भी है कि जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन आपको अगर ये एक फॉर्मूला कहाँ से आया उसका ज्ञान नहीं है, मतलब इसका बैकग्राउंड स्टोरी पता नहीं है, तो यहाँ में अगर जब चेंज आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कहाँ से आया, आप तो बस रटा ज्ञान लेके घूम रहे हो। ठीक है, क्योंकि ट्विस्ट तो लगेगा गेट एग्जाम में, तो ऐसे एक टाइप के ट्विस्ट लगते हैं सर। तो ऐसे टाइप के ट्विस्ट लगते ही बच्चा का ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, उसको पता ही नहीं फॉर्मूला फेल हो रहा है, लगा रहा है, उनको लगता है वाह 2 मार्क तो आ गए, घर आके पता चलता है 2 मार्क तो छोड़ो, नेगेटिव मार्क लेके आया। ठीक है, तो ऐसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गेट एग्जाम में तो ट्विस्ट तो लगना ही है, ये तो परम सत्य है। सो आपको होना क्या है फिर? फॉर्मूला रटो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, लेकिन इसका फॉर्मूला का बैकग्राउंड स्टोरी के बिना ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं सर। आप बैठ के जितना भी रट्टा मार लो कोई काम नहीं आने वाला। ठीक है, जितना भी मेहनत कर लो, रट्टा मार, फॉर्मूला रेडी है, आपको टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, टेस्ट सीरीज में बढ़िया भी मार्क आ रहे हैं फॉर्मूला के बेस्ड। ठीक है, उससे कुछ नहीं हासिल होगा, मेन एग्जाम में सारा धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जो भी याद रख रहे हो तो उसका बैकग्राउंड स्टोरी एकदम स्ट्रांग। जैसे यहाँ में क्वेश्चन पॉइंट है तो इस सबको अटैच्ड, ठीक है, ये याद रखा, इसको भी याद रखा, साथ में अटैच होता है ये, ऐसे अकेले अकेले याद नहीं रखना। इसको फॉर्मूला को याद रखा है तो इसको भी याद रखना है, और ये आया कहाँ से वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इसको डेरिवेशन बोलते हो, मैं इसको बोलता हूँ बैकग्राउंड स्टोरी, क्योंकि डेरिवेशन तो बदनाम हो रखा है स्कूल कॉलेजेस में। डेरिवेशन रट्टा मारने की चीज़ है, बच्चों को लगता है डेरिवेशन ऐसा होता है वैसे होता है, स्टेप स्टेप स्टेप, और ये लो तो डर गए बच्चे। अरे उसके बाद जब गेट एग्जाम की बारी आती है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बारी आती है, उनको बड़ा खुशी लगता है, अच्छा आप तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं, छुटकारा। अरे इसीलिए सब डरते हैं, डेरिवेशन का नाम बदनाम है। तो मैं डेरिवेशन बोलता ही नहीं हूँ, बैकग्राउंड स्टोरी है तो बैकग्राउंड स्टोरी ना, ये आया कहाँ से? बैकग्राउंड स्टोरी, तो बैकग्राउंड स्टोरी बोला करो, तो दिमाग आपको नेगेटिव सिग्नल नहीं देगा इसके बारे में। ठीक है, तो बैकग्राउंड स्टोरी सबका रेडी रखना है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला आप देख रहे हो बैकग्राउंड स्टोरी तो चाहिए, अदरवाइज आप गेट में बैठ के कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो, तो लेकिन इस सिचुएशन में आप बच गए, है ना, ये आप बच गए, मैंने ऐसा किया नहीं आपके साथ, तो ये और ये इक्वल है। लेकिन OPAMP 2 में ऐसा कर रखा है मैंने, ऑफकोर्स OPAMP 2 में ऐसा कर रखा है, तो आप ये भी समझ सकते हो कि मैं ऐसा यहाँ भी कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। चलो, तो वैसे आपकी क्वेश्चन बैंक रेडी हो रहा है, तो ऐसे मसालेदार क्वेश्चन तो वहाँ तो ज़रूर होंगे। ठीक है, और अभी बहुत मसाले की बात हो सकती है यहाँ पे, बहुत सारे। ठीक है, अरे चलो, तो चलो यहाँ पे तो ये फॉर्मूला बैठेगा, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग T0 निकाल ही लेते हैं। तो T0 इज इक्वल्स टू, ये RC क्या होता है? टाउ, तो ट्वाइस टाउ कितना मैंने देख लेंगे, बीटा कितना था? 1/3, है ना, देख चुके थे हम लोग 1/3, तो ये बीटा 1/3 है, ये 1 - 1/3, तो 2 टाउ दिया है 10/ln ऑफ
2 माइक्रो 10⁻⁶, इधर ln ऑफ ये कितना होगा 1/3 प्लस 1 होता है 4/3, अधर 1/3 माइनस 1 होता है 2/3, नीचे का 3 कैंसिल, ऊपर का 4 and 2 कैंसिल, बचा बस 2 और ये कट गया। ठीक है, गेट एग्जाम में या फिर डेली डोज में आपका कैलकुलेशन पावर चेक करने का कोई मोटिव नहीं है, आपका एप्लीकेशन पावर चेक करना होता है। तो जिस बच्चे ने इसको अगर कैलकुलेट 10/ln ऑफ 2 कैलकुलेट करके ये सब करेगा, उसने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया, फिर वो कैलकुलेशन में बिजी हो गया, उससे क्या फायदा। ठीक है, हमेशा याद रखना गेट एग्जाम में आपका कैलकुलेशन पावर बिल्कुल टेस्ट नहीं होता। उसका मतलब ये भी है, इसको इस बात को समझने की क्यों जरूरत है, इस बात को समझने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आप बीच में ही अगर कैलकुलेटर यूज करोगे तो आपका वैल्यू तो डेसिमल्स में आएंगे, डेसिमल्स में आते ही आपका पूरा कचरा, पूरा मजा किरकिरा। ठीक है, तो करना क्या है सर, करना यह है कि आप फ्रैक्शन में काम करते रहो अंटिल द एंड, जब तक आंसर नहीं आता, आंसर आपका फ्रैक्शन में आना है, तब तक हाथ से करते रहना है। अगर डेसिमल वैल्यू दिख भी रहा है तो उसको फ्रैक्शन में ले आओ। फॉर एग्जांपल 2.7 दिख रहा है तो 27/10 करके उसके साथ काम करो। फ्रैक्शन में काम करना है जब भी कैलकुलेशन कैलकुलेटर गेट एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस में ही यूज होंगे। जैसे अगर ईडीसी का क्वेश्चन आ गया, कभी कभी सारे क्वेश्चन में भी नहीं, किसी क्वेश्चन में ही, ईएमटी के क्वेश्चन में लगता है, या फिर चलो एनालॉग में भी कभी कभी लग जाता है, लेकिन बहुत ही कम। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखो, गेट क्वेश्चंस में आपको कभी ये नहीं चाहेगा कि कैलकुलेशन करवा दो बच्चे से, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। अब बच्चा जबरदस्ती करता है तो अलग बात है, लेकिन उसके बिना उसका काम चल जाएगा। उसका मतलब करना क्या है, सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन में काम करो अंटिल द एंड। बाद में देखो मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको कैलकुलेटर टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ी तो लास्ट में करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस गेट में दिए ही रहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम। तो चलो, तो हम लोग का टी नॉट आ गया है, ये 20 माइक्रोसेकंड। तो चलो टी नॉट रेडी है। टी नॉट क्या है सर, वापस से याद दिलाऊं तो, अगर टी नॉट है इस वी नॉट का टाइम पीरियड। क्लियर है? ओके चलो, तो अब कहानी आ चुकी है ओपम 2 तक। ठीक है, क्योंकि वी नॉट डैश पता चल चुका है। चलो वी नॉट डैश अगर बना दूं, वी नॉट डैश अगर बना दूं तो ये, तो ग्रीन कलर से बनाता हूं, ऐसे थोड़ा सा लंबा। और ये ठीक है, अब ये मेरा ग्रीन कलर में वी नॉट है, वी नॉट डैश है, रेड कलर में मैं वी नॉट बनाऊंगा। ठीक है, अब इनिशियली चलो ये टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 नहीं, टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 मान लो ये, टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 मान लो ये। ठीक है, ऑलराइट, नाउ ये टाइम डेल्टा ऑफ टी मान लो। ठीक है, डेल्टा ऑफ टी कैलकुलेट करना कर पाएगा क्या? अगर डेल्टा ऑफ टी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ, मैंने बोला था बैकग्राउंड स्टोरी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ ये वाला कैलकुलेशन कैपेसिटर के चार्जिंग इक्वेशन से आएगा सर। ठीक है, उसका मतलब 0 से 5/3 वोल्ट पहुंचने में कैपेसिटर्स को कितना टाइम लग रहा है वो कैलकुलेट करोगे तो धाय निकल के आ जाएगा। ठीक है, और चलो तो देखते हैं, अगर जरूरत करेगा तो करेंगे, जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। तो जब जरूरत तब। ओके, नाउ सो अब कहानी क्या है, इनिशियली वी नॉट प्लस 5 वोल्ट पे है, माइनस वी नॉट भी था, तो वी नॉट ये प्लस 5 वोल्ट पे इसके साथ ही है। ओके, ना अब क्या हो गया, इस टाइम पीरियड में जैसे कैपेसिटर 5/3 बना था, स्विच हो गया कहाँ पे, ये -5 वोल्ट पे। चलिए ये +5 वोल्ट, ये -5 वोल्ट, ग्रीन कलर में मेरा वी नॉट डैश है। ये तो पहुंच गया, लेकिन वी नॉट को इमीडिएट पहुंचना है क्या? नहीं सर, वी नॉट तो क्या था, स्लू रेट से बंधा हुआ है। ठीक है, वो आइडियल नहीं है, उसका स्लू रेट गिवन है। कितना गिवन है सर? 1/2 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। इसका मीनिंग भी हम लोग देख चुके थे। उसका मतलब इसको देखो, यहाँ पे भी 10 वोल्ट ही है, जो एग्जांपल लिया था वो निकल के आ गया। यहाँ पे भी 10 वोल्ट जंप करना है। इसका मतलब यहाँ में इसको अगर 1/2 वोल्ट पे 1 माइक्रोसेकंड लगता है जंप होने में, तो 10 वोल्ट जंप करते करते उसको कितना लगेगा? 20 माइक्रोसेकंड। ये सब हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी डिस्कशन में। ओके चलो, तो ये है, और वो तो बफर है ही। तो उसका मतलब
अगर मैं टाइम पीरियड की बात कर दूं तो ये T0 ये T0 डैश, तो चलो मैं इसको 0 मान लेता हूं फॉर डिस्कशन रेफरेंस पर्पस। ठीक है, मैं बोला क्या, फॉर रेफरेंस पर्पस। हम सबको पता है कि 0 यहाँ है, लेकिन मैं इसको 0 मान के आगे बढ़ सकता हूँ। उसका मतलब ये माइनस डेल्टा टी होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, रेफरेंस मान के इसको 0। तो ये 0, तो 1 टाइम पीरियड यहाँ हो रहा है, तो ये 20। अगर मैं एक्सिस माइक्रोसेकंड में रखूं तो ये 20 और ये 10। सो V0 को स्लू रेट की वजह से ये -5 से +5 से -5 पहुंचते कितना टाइम लगना है, 20। मतलब यहां से शुरू और यहां पे खत्म होना है उसको ऐसे। और 10 माइक्रोसेकंड पे कहां पहुंचना है, अगर 20 माइक्रोसेकंड लग रहे हैं 10 वोल्ट ड्रॉप होने में, तो 10 माइक्रोसेकंड में कितने ड्रॉप हो जाएगा, आधा, 5। ठीक है, 5। तो ये, हाँ, एक और बात याद रखना, ये स्लू रेट का ट्रांजिशन हमेशा हम लोग लीनियर मान के चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन अगर नहीं है तो, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है तो क्या ये प्रैक्टिकली लीनियर होता है, नहीं, प्रैक्टिकली लीनियर नहीं होता। लेकिन अनलेस स्टेटेड अदरवाइज आपको इसको लीनियर ड्रॉप ही मानना है। ठीक है, इतना भी मैं बता चलता हूं तो क्लियरिटी रहेगी आपको। क्या बोला मैंने, जब भी कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, बस स्लू रेट बोल दिया है, तो आपको ये ऐसा लीनियर ड्रॉप ही लेना है। तो मतलब अगर -5 से +5 से -5 तक पहुंचने में 20 सेकेंड, तो 5 से 0 पहुंचने में 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड पहुंचते वह यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, अब जैसे वो यहां तक पहुंचा, जाना था उसको वहां तक था, लेकिन क्या हुआ, उसका डेस्टिनेशन चेंज हो गया। मतलब अगर V0 डैश चेंज हो गया, कहां पे चला गया, +5 पे चला गया, तो V0 को भी जाना ही है, क्योंकि दोनों इक्वल है विद द इफेक्ट ऑफ स्लू रेट। सो यहाँ पे सोचो कि आप उसका डेस्टिनेशन क्या है, ऊपर जाना है, लेकिन इमीडिएटली जाएगा क्या, नहीं। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस बार उसको 10 वोल्ट का जंप नहीं, 5 वोल्ट का जंप मारना है ना। यहाँ से 0 से 5 ही जाना है उसको, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे तो वो 0 पे ही है। तो क्या होगा, उसको 5 वोल्ट जंप करने में ऑलरेडी देख चुके थे, 5 वोल्ट जंप करने में उसको 10 माइक्रोसेकंड लगता है। तो यहाँ से 10 से 20 तक यहाँ पहुंच जाएगा वो बड़े आसानी से, काम हो गया। लेकिन पहुंचते क्या हो गया, वापस से V0 डैश स्विच कर गया -5 वोल्ट पे। अब ये भी जाए, उसको भी जाना है, लेकिन इसको तो टाइम लगता है, और 5 वोल्ट ड्रॉप होते होते उसको और 10 माइक्रोसेकंड लगेंगे। लेकिन उस वक्त वापस से वो स्विच हो जाएगा और कहानी विल कंटिन्यू। उसका मतलब V0 का ग्राफ हमको मिल चुका है विथ सम अप्रोक्सीमेशन। क्या है अप्रोक्सीमेशन सर, ये रहा विथ सम अप्रोक्सीमेशन। ये केयर रखना, इस क्वेश्चन में तो मैंने बोल दिया है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करो, ये रहा, इसीलिए यहां में वर्ड अप्रोक्सीमेट लिखा गया है। ठीक है, तो आप ये बात समझ के चलो, एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो उसका सबसे स्ट्रांग पॉइंट ये है कि जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो आपसे डिस्कस कर रहा है, और उसके दिमाग के अंदर झांको। ठीक है, मतलब मैं क्या सोच के क्वेश्चन सेट किया, अगर आपको अच्छा लगा, बेकार लगा तो चलो जाने ही दो, क्या आप करोगे फिर डिलीवरी उसका। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है आपको क्वेश्चन का तरीका, तो आप देखो, मैं जब तक एक्सप्लेन करता हूँ तब कि मैं क्या क्या सोच रहा हूँ मैं बताते चलता हूँ। ठीक है, यही फ्लेवर आपको एक्वायर करना है। गेट पे इस फ्लेवर के साथ जाओगे तो गेट का क्वेश्चन देख के तो मजा आएगा, अरे वाह क्या सेट करने वाले ने क्या सेट किया है। ठीक है, तो ऐसा फीलिंग आएगी। लेकिन बच्चे तो डर के जाते हैं, तो अप्रिशिएट कहाँ से कर पाएंगे। तो ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट लिख रखा है, तो आपको डेल्टा टी कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता एक्यूरेट, तब तो आपको बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। ठीक है, चलो ऑलराइट, चलो ना, अब कहानी आ जाती है लास्ट के आंसर तक कि अप्रोक्सीमेट बोला है, तो जहां से रिपीटेशन चल रहा है वहां से शुरू करेंगे। मतलब मान लो यहां से शुरू कर देता है, अप्रोक्सीमेट बोला है तो एडवांटेज उठाएंगे हम। तो ये ऐसा 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 ऐसा, ये है V0। पूछा क्या है, इसका आरएमएस वैल्यू क्या है, ये एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है। और मैंने किसी क्वेश्चन में बोला था आपको कि ऐसे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का वैल्यूज याद रखो सर। ट्रायंगुलर वेव हो गया, सॉटूथ वेव हो गया, रेक्टेंगुलर वेव हो गया, इन सब का वैल्यूज
RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू तो आपको एकदम सही से रख लेना है दिमाग में, क्योंकि बार बार आप तभी ना आप RMS बैठ के निकालोगे, निकाल तो लोगे, कौन सी बुरी बात है, फॉर्मूला है लगाओ निकल जाएगा, लेकिन टाइम सर, टाइम बचाना है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको रट्टा मारो, हाँ रट्टा मारो, लेकिन बैकग्राउंड स्टोरी स्ट्रांग, याद है ना, बैकग्राउंड स्टोरी स्ट्रांग। सो अगर आप सही पढ़ाई करते हो तो आपको पता होगा ऐसा ट्राइंगुलर वेवफॉर्म का RMS वैल्यू, अगर ये Vm जाता है और ये -Vm जा रहा है तो इसका RMS वैल्यू Vrms इसका तो Vm/√3 होता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक दिमाग में रखा नहीं तो अभी इसको बसा लो दिमाग में, ठीक है ना। तो ये और ये वेवफॉर्म में क्या फर्क है, बस DC का फर्क है सर। और RMS किससे रिलेशनशिप रखता है, AC से, AC इक्विवेलेंट इज RMS। तो DC है या नहीं है उससे क्या फर्क, मतलब इस वेवफॉर्म का भी RMS इतना ही होगा, लेकिन ध्यान देना यहाँ में गैप है ना, वापस से इस डिस्कशन को मैं कर चुका हूँ लेकिन वापस से बोलता हूँ, ये वाला गैप 2Vm है तो यहाँ में Vm लग रहा है, तो ये वाला गैप कितना है सर, ये वाला गैप 10 नहीं है, ध्यान देना 0 से 5 जा रहा था, तो ये 5 है, तो इसका RMS वैल्यू V0 RMS वैल्यू क्या होगा, इसका आधा, ये आधा था ना 2Vm का आधा, तो यहाँ में 5 का आधा, तो 5/2√3 ये है आपका आंसर, ठीक है। चलो आई होप काफ़ी बच्चों ने इसको सही कर लिया होगा, अगर आपने सही किया तो शाबाश, नहीं सही किया तो अभी यही टाइम है चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने का, बैकग्राउंड स्टोरी को दम पक्का करने का, ठीक है। तो आप अपनी जर्नी कंटिन्यू रखो एकदम पूरे जोश से, ठीक है, घबराना नहीं है, टाइम नहीं बोल के डरना नहीं है, टाइम है, ठीक है। ये जो छोटा मोटा डर है उसको किल करते चलो जब भी मौका मिले तब। अभी ये मैंने आपको दिखाया काफ़ी ऐसे टर्म्स, आपको उन्हीं में से किसी से डर लगता है तो डेफिनेटली इसी वक्त इसको ख़त्म करो, ठीक है, नहीं तो ये सब गैंग अप करेंगे और आपको बीट कर देंगे, ठीक है। तो उनको गैंग अप होने से पहले ही ख़त्म करो, ठीक है। चलो फिर हम मिलते रहेंगे इसी तरह, मैं दोस्त देता रहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट दोस्त में, थैंक यू।